नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। धन्यवाद कृति जी। सर, आज का संवाद संसदीय समितियों पर। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि किस तरह से आप संसदीय समितियों के इतिहास और उनके महत्व को देखते हैं। संसद समितियां मिनी संसद कही जाती और मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको कह सकता हूं, 2014 में मैं संसद में आया और मैं रक्षा समिति में लगभग 4 वर्षों तक था। इसके बाद कई अन्य समितियों में रहा। समितियों में ये परंपरा मैंने देखी है कि बिल्कुल हम दलों से, निजी हितों से, निजी विचारों से ऊपर उठकर देश के हित की बात करते हैं। जब संसद में इस तरह का माहौल हो, हमारी खास तौर से जो 25-30 वर्षों से लगातार हम देश में देख रहे हैं, बल्कि मैं कहूँगा 67 वगैरह के बाद से ये चीज़ें बढ़ी और देश की विधानसभाओं में, तब इन कमेटियों की उपयोगिता सबसे प्रासंगिक है। और मैंने खुद पाया है, कभी इस कमेटियों पर बात होगी तो मैं अलग से आपसे चर्चा करूँगा। डिफेंस कमेटी में क्या देश की स्थिति हम लोगों ने देखी थी और कहाँ आज मुल्क खड़ा है। 4 वर्ष में ही क्या मेरा अनुभव रहा, कैसे टर्न अराउंड हुआ चीज़ों का, जिसमें सभी उसको मानते थे। लेकिन हाल के वर्षों में कमेटियों में भी 2 तरह की प्रवृत्ति बढ़ी है जो चिंताजनक है। कमेटियों में उसकी बैठक में शरीक होने के पहले एक आपसे अपेक्षा की जाती है कि जो संसदीय परंपरा और नियम है उसका खुद आप स्व अनुपालन करेंगे, यानी मीडिया में नहीं जाना। उसके पीछे कुछ वजहें हैं। दूसरा कि क्या मुद्दे आप डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप बाहर न करें। पर अब ये प्रचलन समितियों में भी बढ़ गया और मैं डिफेंस कमेटी में सदस्य था और हमारे चेयरमैन होते थे खंडूरी जी। खंडूरी जी वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन के रूप में भी मैंने उन्हें देखा, चीफ मिनिस्टर के रूप में उनकी ख्याति सुनी है। और वाजपेयी जी के समय में किस तरह से उन्होंने जो ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये देश में जो सड़कें बनी, उसकी बुनियाद डाली, तो उनसे समझा और बहुत सीखा। उनको देश के एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति ने एक मुद्दे उठाने के लिए पत्र लिखा। उस दिन कमेटी की बैठक थी। डिफेंस कमेटी में देश के बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, उसमें एक्स प्रधानमंत्री भी थे और बड़े सीनियर संसद देश के मंत्री रहे लोग थे। तो किसी बड़े सीनियर व्यक्ति ने उनको पत्र लिखा और आने के एक दिन पहले उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया कि मैं उस मुद्दे को उठाने जा रहा हूँ, बिना अपना नाम दिए। मैंने उनका रुख उस दिन देखा और बहुत कुछ सीखा। जब उन्होंने मुद्दा उठाया तो उन्होंने कहा कि आप तो प्रेस में पहले ऑलरेडी चले गए हो, उसको बता दिया है आपने। उन्होंने अपने बचाव में बहुत कुछ कहने की कोशिश की कि मैंने नहीं किया, पर ये चीज़ें परिलक्षित हैं। तो इस तरह की जो प्रवृत्ति अब कमेटियों में आ रही है। दूसरी प्रवृत्ति कि हम जब जानते हैं कि ये मिनी पार्लियामेंट्स हैं और हम अपने दलगत विचारों, निजी विचारों से ऊपर उठकर देश के लिए बात करें, इन कमेटियों में अपेक्षा की जाती है, वहाँ भी दलीय बातचीत की प्रवृत्ति बढ़ती दिखाई दे रही है। तीसरा कि हम बहुत तरीके से होमवर्क करके नहीं आते और जहाँ पब्लिसिटी की व्यवस्था हो गई, यानी पार्लियामेंट में कुछ लोग कहते हैं, खुद से हमारे सांसद कहते हैं कि जिस दिन से हमने दिखाना उसको टीवी पर शुरू किया, उस दिन से वहाँ शोर और बढ़ता गया। तो इसलिए इन कमेटियों को इस रूप में रखा गया कि इनकी बातचीत खुलकर होगी ताकि लोग खुलकर अपनी बात रख सकें। उस संस्कृति को बचाए रखना बहुत जरूरी है। ये कमेटियों के बारे में मेरी निजी धारणा है। सर, अभी हाल ही में प्राक्कलन समिति यानी कि एस्टिमेट्स कमेटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई मुंबई में, क्या बड़े टेकअवेज रहे? पहली चीज प्राक्कलन समिति के बारे में ये कहना चाहूँगा कि 75 वर्षों बाद लोकसभा की, क्योंकि लोकसभा की ही प्राक्कलन समिति होती है, उसमें लोकसभा के ही सदस्य मेंबर हो सकते हैं और विधानसभाओं के हो सकते हैं, क्योंकि वित्तीय ताकत हमारा संविधान जो सीधे चुने गए लोग हैं, जनप्रतिनिधि, उनके हाथ में देता है। तो लगभग 75 वर्ष हो रहे हैं इस कमेटी को बने हुए और उसकी बैठक यहाँ हुई और एक लंबे अंतराल के बाद हुई। तो मैं इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं हमारे लोकसभा के संजय जी और सभी विधानसभाओं के जो अध्यक्ष लगभग आए, 23 से अधिक लोग आए और लगभग 109 प्रतिनिधि मुंबई आए और इतनी अच्छी व्यवस्था रही। उसमें 2 दिनों तक इस पर खुलकर चर्चा हुई।
इस बात के महत्व को मैं रेखांकित करना चाहूँगा। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ पुनः कहना चाहूँगा कि आजकल संसद या विधानसभाओं के बारे में धारणा ये बनती है कि वहाँ शोरगुल और हंगामा होता है, तो उन सबसे अलग यहाँ पर खुलकर चर्चा हुई सबने की, ये एक दूसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तीसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आज़ादी का अमृतकाल है, और पहली बार ये बहुत महत्व की बात है कृति जी कि हमारे देश ने सपना देखना एक शुरू किया कि आज़ादी का जब 100 वर्ष होगा तो हम कहाँ खड़े होंगे। इसके पहले इस देश ने सपना देखना नहीं शुरू किया। हमारा पड़ोस का देश जो आज हमारी इकॉनमी से बढ़कर 5 गुना हो गया, वो 80 तक कई चीज़ों में हमसे पीछे था, पर हमारे नेताओं ने, देश के बड़े बड़े नेता हुए, कहीं कोई कमी रह गई कि उन्होंने देश को एक सपना नहीं दिया कि 2047 में हमें कहाँ पहुँचना है। उस मुल्क ने 1948-50 के दौरान जब अपनी नियति बदलकर नई यात्रा शुरू की, तभी उसने 100 वर्ष का डॉक्यूमेंट बनाया था। हम कहीं चूक गए, तो जो हम 80 या 77 के बाद चूकते गए, आज जो माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि 50 वर्ष हम पीछे हो गए, बिल्कुल सही है, पर इन 50 वर्षों के पीछे रहने के दौर को जिस तेजी से 14 के बाद हम लगातार तेजी से यात्रा करके उसको हम पाट रहे हैं, ये उल्लेखनीय है। दूसरी चीज कि पहली बार 14 के बाद इस अमृत काल में 75 वर्ष होने के बाद हमने सपना पाला कि हमें 2047 में पहुंचना कहाँ है, हमें विकसित भारत बनना है। तीसरी महत्वपूर्ण स्थिति कि 2011 में फ्रेजाइल 5 इकॉनमी थी। चौथी, ये इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि है इस देश की कि आज हम चौथी इकोनॉमिक पावर बन गए और तीसरी बनने की ओर हैं। इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जब दुनिया में आज का पैरामीटर ये हो गया है कृति जी कि आर्थिक ताकत अगर आपको है तभी आपकी पहचान दुनिया में है, यह हमारे देश के लोगों को और हमारे राज्यों को कम से कम अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि राजनीति, देश मजबूत होगा तब हमारी राजनीति है। ये इस देश के प्रधानमंत्री ने अद्भुत सपना दिया कि देश के व्यक्ति व्यक्ति का सपना आज हो गया, पर वो सपना कैसे पूरा हो, इसके लिए ऐसी कमेटियों की क्या महत्वपूर्ण भूमिका है, और खासतौर से प्राक्कलन समिति की, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। जब हमारा आज़ादी के बाद देखें, शायद पहला बजट 197 करोड़ यानी 200 करोड़ के आसपास का था, तब हमारे मनीषियों ने, मावलंकर साहब ने या मथाई वैसे लोगों ने सोचा कि पब्लिक खर्च का एक एक पैसे की अकाउंटेबिलिटी और हिसाब कैसे हो। तब प्राक्कलन समिति की अवधारणा या विचार उनके दिमाग में आया। वो प्राक्कलन समिति आज जब 50 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं कृति जी, तो उसका महत्व हम समझ सकते हैं। गांधी जी ने 15 अगस्त शायद 1927 या 25 को सार्वजनिक धन क्या होता है उसके बारे में एक एडिटोरियल इंडियन में लिखा था। उसमें लिखा था कि कितना उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, कितना वो पावन और पवित्र चीज़ है कि जनता का पैसा है। हमारे जनता से हम टैक्स लेते हैं देश को बनाने के लिए, ये बार बार प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, पर उस टैक्स के पैसे का उपयोग कैसे हो, एक एक पैसे की उपयोगिता और किस विभाग ने एस्टिमेट जो बनाया वो कितना सही है, कितना उसका अनुपालन उसके तहत हो रहा है, ये देखने और जांचने काम तो एस्टिमेट कमेटी ही करती है। तो इस परिवेश में जब आपका खर्च 50 लाख करोड़ हो रहा है, धन का सदुपयोग अच्छी तरह हो रहा है या नहीं, यह दायित्व तो हमारी एस्टिमेट कमेटियां और खासतौर राज्यों की कमेटियां बहुत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और जब हम एक इकोनॉमिक पावर बनने की ओर हैं, तब इन कमेटियों की भूमिका आप खुद स्वतः समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर इस पृष्ठभूमि में एस्टिमेट कमेटी की बैठक हुई, इसलिए इसकी प्रासंगिकता स्वयं सिद्ध है। दूसरी चीज जो कल मैंने यहां भी उल्लेख किया, चाणक्य ने हमारे कहा, चाणक्य का क्यों मैं नाम लेता हूं बार बार, एक व्यक्ति जिसने वो साम्राज्य खड़ा किया भारत में तब, आज से कई हजार वर्ष पहले, जहां इतना बड़ा साम्राज्य फिर भारत बना नहीं सका, इतना ताकतवर साम्राज्य। और जब देश आर्थिक रूप से ताकतवर होगा तभी धर्म, अर्थ, दर्शन या हमारे यहाँ जो हमारे संस्कृति में अवधारणा है कि पूरी तरह सम्यक जो मोक्ष की कल्पना की गई है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, बिना धर्म धन के नहीं हो सकता। जब 1977 में चीन ने रास्ता बदला और कहा कि इट मैटर्स हार्डली वेदर कैट इज ब्लैक और व्हाइट टिल इट कैचेज माइस, यानी व्यवस्था आपको संपन्न नहीं बना सके तो कौन सी व्यवस्था है, इस पर हम बहुत बहस न करें। दूसरी बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, 77 तक इसी डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में हम चीन से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे थे, और फिर हमने सिद्ध किया
इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कि डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क पे हम बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, सिवाय एक ही शर्त है कि सब मिलकर इस सपने के अनुसार हम साथ चलें। हम आज जो काम कर रहे हैं, तब चाणक्य ने कहा था कोस मूलो दंड, यानी राजस्व ही प्रशासन की रीढ़ है। रेवेन्यू इज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, ये इनकम टैक्स का एक बड़ा हमारा स्लोगन भी है। तो एस्टीमेट कमेटी हमारी उन चीज़ों पे काम करती है कि ये जो एक एक पैसे पाई खर्च हो रहा है, जो एस्टीमेट कमेटी का फंक्शन आप जानती हैं, मंत्रालयों के द्वारा चाहे केंद्र में हो या यहाँ पैसे मांगा जाता है, कहाँ वो खर्च हो रहा है, उसका उपयोग सदुपयोग कैसे हो रहा है, ये देखने का मॉनिटरिंग का काम ये कमेटी कर सकती है। तो पाई का खर्च बेहतर तरीके से हो, एक एक पैसे का सदुपयोग हो, क्योंकि हमारे यहाँ आज देखिए आबादी हमारी 145 करोड़ है, संसाधन कम हैं और बहुत सारी हमारे पास काम करने की चीज़ें हैं, उनकी सूची लंबी है। तो वो एक एक पैसा जुडिशियली खर्च हो, ये देखने का काम, एलोकेटेड बजट का उपयोग सही ढंग से हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम तो हमारी प्राक्कलन समितियां ही करेंगी। ये भी उल्लेख करना चाहूँगा कि कल आपने सुना 1100 से अधिक रिकमेंडेशंस इस कमेटी ने किया और इसमें लगभग 21,000 से अधिक रिकमेंडेशंस माने गए। इसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनता है और मूल चीज आज क्या है, 60% राजस्व आपका केंद्र वसूलता है और खर्च राज्य करते हैं। मूल चीज यह है कि राज्यों का फिजिकल प्रूडेंस सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, क्योंकि 60% पैसा वो खर्च करते हैं वेलफेयर स्कीम्स पर, और राज्यों की भूमिका है कि वो राज्य को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। तो उसके मॉनिटरिंग का काम राज्य की जो ये इस तरह की एस्टीमेट कमेटियां वही कर सकती हैं। तो राज्यों के संदर्भ में इनकी प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण है। और देश का बजट भी तो वैसे ही है जो मैं महसूस करता हूं जैसे घर का बजट है हमारे पास। घर में हमारी आमद क्या है उसी के अनुसार खर्च है, और अगर हम कर्ज लेते हैं अपने विकास के लिए, क्योंकि यह सही है कि बिना कर्ज के आप विकास भी नहीं कर सकते, तो कर्ज उतना ही लेते हैं जो हम रीपे कर सकें। वो कर्ज नहीं ले सकते जिससे हमारा घर, हमारी संपत्ति सब कुछ गिरवी हो जाए। यानी जो फ्रीबीज की प्रवृत्ति चल पड़ी है, उसका बजट हमें कितनी इजाज़त देता है, इस पर भी कहीं ना कहीं हमारी एक निगाह रहनी चाहिए। हमारी यहाँ बड़ी मशहूर लोकोक्ति है कि हम पाँव उतना ही पसारें जितना हमारी चादर है। और मैंने जैसा कहा 1925 में गांधी जी ने कहा था कि अगर पब्लिक, मान लीजिए जो राजनेता हैं उनको तो सजग रहना ही है, उनका तो दायित्व है, उसके लिए राज्य उनको पे करता है। अगर मैं आज सांसद हूं तो हमारी सारी सुविधाओं का पेमेंट हमारी सरकार कर रही है, उसके लिए मॉरल मेरा कमिटमेंट है ये करना। पर हमारी जो जनता है उस पर भी गांधी जी ने कहा कि अगर इनेरिटा उनमें होगा, यानी जनता लापरवाह भी हो जाए, अगर सजग चौकसी न रखे, वो प्रहर अगर चौकीदार के रूप में काम नहीं करेगी, तो ये सही नहीं होगा। एस्टीमेट कमेटियां जब इस तरह काम करेंगी नए सिरे से, तो जनता भी सजग होगी, मैं ये मानता हूँ। और आज टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है। आपने देखा कि टेक्नोलॉजी से कैसे सीधे पैसे लोगों तक पहुँचते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो बेहतर उपयोग हो सकता है एस्टीमेट कमेटी के लिए, आज हमारी मान लीजिए अकाउंटिंग में, ऑडिटिंग में, रिकन्सिलिएशन में, किसी रिपोर्ट को समझना है तो तुरंत उसके एनालिसिस में, इन चीज़ों से बहुत मुझे लगता है कि मदद मिलेगी। हम इन चीज़ों को जानें और इनसे लाभ लेकर कैसे हम एस्टीमेट कमिटीज़ को और बेहतर बना सकें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। मैंने लास्ट में दो चीज़ें और कही थी कल संबोधित करते हुए अपने उसमें मुख्य भाषण में, कि हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी ने, जिन्होंने ये अवधारणा उस वक्त दी कि कैसे एस्टीमेट कमेटियां बने या अन्य कमेटियां बने, उस वक्त उन्होंने 1954 में 20 नवंबर को एस्टीमेट कमेटी के अध्यक्षों का पहला सम्मेलन हुआ, उसमें जो कहा था, द वन फंडामेंटल फैक्ट टू विच आई वुड लाइक टू इन्वाइट योर अटेंशन इज दैट द गवर्नमेंट एंड द फाइनेंशियल एज वेल एज अदर कमिटीज आर नॉट इन एनी सेंस ऑन द टर्म अपोनेंट्स। यानी वो एक दूसरे को विरोधी नहीं है, चाहे ये कमिटी हो या वो कमिटी। दे आर एंड हैव टू बी कंसीव्ड एज कलीग्स फॉर एडवांसिंग द कॉमन एम। उनके समान मकसद है कि हम कैसे देश को आगे ले जा सकें। और आपने सुना कि हम 20,000 से अधिक अगर हमारे कमिटियों के दिए गए सुझाव सरकार ने अपनाया, तो ये बड़ी प्रगति है। हम इस तरह और चीज़ों को बेहतर कर सके, इसके लिए इस बार जो 2 दिन का सम्मेलन हुआ उसमें हम कैसे एक्सपर्ट्स को बुलाएं,
हम किस तरह से क्योंकि आप ये समझते हैं कि अब जिस तरह के खर्चे हो रहे हैं उसमें और हमें विशेषज्ञों को भी बुलाकर उनसे समझने की ज़रूरत है। तो विशेषज्ञों से हम परामर्श करें, टेक्नोलॉजी की मदद लें, इस पर भी इस बार हम लोगों ने चर्चा की। और उसी फर्स्ट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जॉन मथाई ने 51 के बजट में कहा था इसी के बारे में कि प्रोवाइडिंग एसेंशियल गाइडेंस टू द एग्जीक्यूटिव एंड सर्विंग एज ए डेटरेंट टू एक्स्ट्रावेजेंस इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी जो अपव्यय या फिजूल खर्ची कहीं होती है तो उसको रोक पाने का दायित्व इन कमेटियों का है। इन कमेटियों का महत्व आप समझ सकती हैं कितना महत्वपूर्ण है, और यही चीज़ हमने कल इसका उल्लेख किया। सर, चलते चलते आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि आपने कहा कि भारत 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बहुत जल्द हम शायद 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ऐसे में फाइनेंशियल ओवरसाइट कमेटी जैसे कि प्राक्कलन समिति या एस्टिमेट्स कमेटी या फिर पीएसी का महत्व आप कैसे देखते हैं? देखिए, सरकार बड़े सपने लेकर बड़ी योजनाएं लेकर आती है, लेकिन ग्राउंड पर उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कहाँ क्या अवरोध होते हैं वो राज्यों से सूचनाएं प्राप्त करना या केंद्र स्तर पर जो योजनाएं उनको देखना, ये काम तो इन कमेटियों का ही। अब जैसे मैंने कल 2 उदाहरण और दिए थे। पहला मैंने कहा कि भाई हमें ये देखना चाहिए कि लगभग हमारी ऐसी व्यवस्था है केंद्र से कि जो फाइनेंस का डिवोल्यूशन होता है उसमें कई राज्यों को अपना मैचिंग ग्रांट देना पड़ता है, तब वो अपना उस पैसे का उपयोग कर पाते हैं। तो केंद्र से पैसा आ जाता है पर वो कई बार उपयोग नहीं कर पाते। तो इसमें मैंने 2 बातें कही थी। या आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों राज्य सरकारों ने भी अपना बजट बहुत हर राज्य सरकार ने पेश किया, केंद्र ने भी किया, उस पर बड़ी बहस हुई विधानसभाओं से लेकर के उसमें। लेकिन मैंने उल्लेख किया कि कई बार आप देखें तो कई राज्यों के बजट से ऐसा होता है कि शुरुआती बजट एस्टिमेट में और साल के अंत में जो एक्चुअल स्पेंडिंग है, यानी जो बजट एस्टिमेट है और एक्चुअल स्पेंडिंग है उसमें फ़र्क होता है, तो गैप रह जाता है, यानी पूरा फंड इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसका एक कारण तो ये होता है कि रेवेन्यू जो राज्य को खुद कलेक्ट करना है वो नहीं कर पाते, इसलिए केंद्र से जो फंड डिवॉल्व होकर के आता है वो मैचिंग ग्रांट नहीं होने के कारण उनके पास आकर पड़ा रहता है, वो खर्च नहीं कर पाते। 2015-16 से 22-23 के बीच राज्यों ने अपने रेवेन्यू कलेक्शन एस्टिमेट्स और फाइनल कलेक्शन में 11% कमी का सामना किया, और कुछ राज्यों के लिए कमी 21% तक थी। तो यह राज्य विधानसभाओं की एस्टीमेट कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कीर्ति जी कि इस पर ध्यान दें कि राज्य का रेवेन्यू कलेक्शन कम न हो। कई राज्य शिकायत करते हैं, और आपने संसद टीवी में देखा होगा कि हमारे राज्य को कम पैसा मिला, हमें पूरा केंद्र धन नहीं दे रहा, पर फैक्ट क्या है उसके पीछे। इस वर्ष भी संसद के बजट सत्र में कई पार्टी के माननीय सदस्यों ने यही बात रखी कि इसमें केंद्र से राज्यों को फंड नहीं मिल रहा या भेदभाव हो रहा। इसका उत्तर देते हुए माननीय वित्त मंत्री ने डेटा के साथ बताया कि अलग अलग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में राज्यों के पास 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अनस्पेंट बैलेंस है। 1 लाख करोड़ रुपए। उन्होंने राज्यों को याद दिलाया कि इन फंड्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना राज्यों की जिम्मेदारी है। ये महत्वपूर्ण चीजों पर हम चर्चा करें, दलगत भावना से ऊपर उठकर। आज देश के लिए जरूरत है, क्योंकि हमने सपना पाल रखा है कि हमें 47 तक एक विकसित देश बनना है और विकसित राज्य भी हमारे बनने हैं। जब यह देश विकसित होगा तभी हम अपने सारी चुनौतियों का मुकाबला कर पाएंगे। जो कहते हैं जो भी हमारी चुनौतियां हैं आर्थिक या सामाजिक, बिना धन के प्राप्त किए, बिना आर्थिक रूप से विकसित हुए हो नहीं सकता। इसलिए इस समान सपने में हम सब साथ खड़े हो सकें, इसमें इस तरह की कमेटियों की और ख़ास तौर से इसकी एस्टीमेट कमेटी की बहुत निर्णायक भूमिका मैं देखता हूं, और ये समय ने इस रूप में बहुत ही मैं सफल मानता हूं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए।